कल्पना कीजिए, एक ही पल में आपको सबसे बड़ी खुशी भी मिले और सबसे गहरा गम भी। यही कहानी है 1947 की, भारत के जन्म की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक भयानक त्रासदी भी थी और एक अविश्वसनीय चमत्कार भी। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों एक ही साथ हो रहे थे। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक बंद कमरे से, जहां एक आदमी, एक अंग्रेज, एक नक्शे पर कुछ लकीरें खींच रहा है। उसे शायद जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी कलम का हर एक स्ट्रोक लाखों लोगों की तकदीर लिखने वाला है, लाखों जाने लेने वाला है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? कुछ दिन पहले तक उस आदमी ने भारत को अपनी आंखों से देखा तक नहीं था। उसकी खींची हुई सिर्फ कुछ लकीरों की वजह से 2 करोड़ लोग, यानी 20 मिलियन, रातों रात अपने ही घरों में, अपनी ही जमीन पर अजनबी बन जाने वाले थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था और इसे अंजाम दे रहा था एक ऐसा शख्स जो जमीन को जानता तक नहीं था, जिसे वो बांट रहा था। तो सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप को सिर्फ कुछ हफ्तों में बांटने जैसा नामुमकिन काम किया गया? चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये हैं सर सिरिल रैटक्लिफ, ब्रिटेन के एक बहुत माने हुए वकील। उन्हें इस काम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वो निष्पक्ष थे। और उनकी निष्पक्षता का पैमाना क्या था? उनकी अज्ञानता। जी हां, उन्हें भारत, यहां के भूगोल या यहां के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कमाल की बात है ना, उनकी यही अज्ञानता ही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत मानी गई। और ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 3 जून माउंटबेटन ने ऐलान किया कि अंग्रेज जा रहे हैं। 8 जुलाई रैटक्लिफ भारत पहुंचे और डेडलाइन 15 अगस्त। सोचिए, एक पूरे देश की तकदीर लिखने के लिए सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा वक्त। रैटक्लिफ के सामने कलकत्ता और लाहौर जैसे बड़े शहरों की किस्मत का सवाल था। कलकत्ता भारत को मिला क्योंकि वहां हिंदू आबादी ज्यादा थी, लेकिन लाहौर, वहां की कहानी थोड़ी पेचीदा थी। 6 लाख मुसलमान, 5 लाख हिंदू और 1 लाख से भी ज्यादा सिख। फिर भी लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया, सिर्फ इस तर्क पे कि पाकिस्तान के पास भी एक बड़ा शहर होना चाहिए। लाखों लोगों की जिंदगी का फैसला सिर्फ एक कागजी तर्क पर हो गया। तो इस जल्दबाजी की कीमत क्या थी? ये पैसों में चुकाई गई कीमत नहीं थी, ये एक इंसानी कीमत थी, जिसे लाखों लोगों ने अपनी जान, अपने घर और अपने सब कुछ से चुकाया। और फिर जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। जब रैटक्लिफ की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई तो माउंटबेटन ने उसे एक तिजोरी में बंद कर दिया। जानते हैं क्यों? ताकि आज़ादी के जश्न में कोई खलल ना पड़े। जरा सोचिए, लाखों लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता था कि अगली सुबह उनका घर भारत में होगा या पाकिस्तान में। और फिर वो अनिश्चितता खौफ में बदल गई। सीमा के दोनों तरफ से ट्रेनें आने लगीं, जिन्हें लोग घोस्ट ट्रेन्स या भूतिया ट्रेनें कहने लगे। ये ट्रेनें लाशों से भरी होती थीं। ऐसी ही एक ट्रेन पर एक भयानक संदेश लिखा था, यह ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारी आज़ादी का तोहफा है। लेकिन इस नफरत और खून खराबे के अंधेरे के बीच एक शहर में उम्मीद की एक किरण भी चमक रही थी। ये कहानी है कलकत्ता की, एक चमत्कार की कहानी, जहां हिंसा को एक बिल्कुल ही अलग ताकत ने हराया था। देखिए, पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी, पंजाब बाउंड्री फोर्स। उनका काम था दंगे रोकना, और नतीजा, वो उस भयानक कत्लेआम को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे। तो जब कलकत्ता में भी वैसी ही आग भड़कने लगी तो एक हताश माउंटबेटन ने गांधी जी की तरफ देखा। उन्होंने गांधी जी से कहा, आप मेरी एक व्यक्ति की सेना होंगे। माउंटबेटन को पता था कि जो काम 55,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर पाए, वो शायद ये एक निहत्था इंसान कर सकता है। और गांधी जी ने जो किया वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबसे पहले उन्होंने अपने सबसे बड़े आलोचक HS सुहरावर्दी के साथ एक ही घर में रहने का फैसला किया, जो एकता का एक जबरदस्त संदेश था। फिर भी जब हिंसा भड़की तो 78 साल के गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, और नतीजा, सिर्फ 73 घंटों के अंदर शहर के बड़े बड़े दंगाई उनके पैरों पर आकर अपने हथियार डाल गए। तो एक पल के लिए सोचिए, जो काम 55,000 सैनिकों की एक पूरी सेना नहीं कर सकी, वो एक निहत्थे 78 साल के बूढ़े इंसान ने कर दिखाया। ये शायद अहिंसा की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। तो ये तो थी त्रासदी की कहानी, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ठीक इसी वक्त एक चमत्कार भी हो रहा था। जहां एक तरफ देश टूट रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे जोड़ने का एक नामुमकिन सा काम भी चल रहा था।
उस वक्त भारत में 565 आजाद रियासतें थीं। अगर ये सब के सब अलग अलग देश बन जाते तो भारत का नक्शा किसी स्विस चीज जैसा दिखता, जिसमें 500 से भी ज्यादा छेद होते। इस नामुमकिन काम का बीड़ा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब माउंटबेटन ने मदद की पेशकश की तो पटेल ने एक बहुत सीधी लेकिन दमदार बात कही, अगर आप मुझे सेब से भरी एक टोकरी देंगे तो मुझे उसे लेने में खुशी होगी। उनका संदेश साफ था, कोई आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, सभी रियासतों को भारत का हिस्सा बनना होगा। अब देखिए, इस चमत्कार के पीछे असल में 3 दिमाग काम कर रहे थे। सरदार पटेल, जो राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका शाही कनेक्शन राजाओं को मनाने में बहुत काम आया, और वीपी मेनन, एक शानदार अफसर जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे प्लान को हकीकत में बदला। जोधपुर की कहानी तो किसी जासूसी फिल्म जैसी है। वहां के महाराजा चुपके चुपके जिन्ना से हाथ मिलाने की तैयारी में थे, लेकिन वीपी मेनन को इसकी भनक लग गई और वो सीधे महल पहुंच गए। माउंटबेटन ने महाराजा से बात की, महाराजा ने विलय के कागज पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन फिर उन्होंने मेनन पर ही पिस्तौल तान दी। और ऐसी तो दर्जनों कहानियां थीं। जूनागढ़ का नवाब, जो अपने कुत्तों से इतना प्यार करता था कि उन्हें लेकर पाकिस्तान भाग गया। जोधपुर का राजा, जिसने बंदूक की नोक पर विलय किया, लेकिन चाहे समझा बुझाकर हो, चाहे रणनीति से या फिर जबरदस्त इच्छा शक्ति से, एक एक करके हर रियासत को भारत का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन उस सेब की टोकरी का एक सेब सबसे मुश्किल साबित हुआ। वो था कश्मीर, जहां त्रासदी और चमत्कार की कहानियां आपस में ऐसे टकराईं कि एक ऐसा मुद्दा बना जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। यहां पर घटनाएं बहुत तेजी से घटी। जुलाई 1947 महाराजा हरि सिंह एक आजाद कश्मीर का सपना देख रहे थे, लेकिन 24 अक्टूबर को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। घबराकर 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत से मदद के बदले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सिर्फ एक दिन बाद 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ठीक समय पर श्रीनगर पहुंच गई और फिर 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के दखल से युद्ध विराम हुआ और एक रेखा खींच दी गई, नियंत्रण रेखा, जिसने कश्मीर को हमेशा के लिए बांट दिया। तो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है, विभाजन एक भयानक त्रासदी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एकीकरण एक असाधारण चमत्कार था। और 1947 में ये दोनों चीजें एक साथ एक ही समय पर हो रही थीं। एक त्रासदी और एक चमत्कार, एक ही सिक्के के 2 पहलू। तो ये सवाल आज भी हमारे सामने है। एक राष्ट्र जो ऐसे विरोधाभासों से पैदा हुआ हो, वो अपना भविष्य कैसे तय करता है? ये 1947 की विरासत है और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना तब था।